226 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। तो हम क्या है लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये हमारा 2 नंबर के प्रश्नों में लास्ट पार्ट 3 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन बताए तैयार करके रखिएगा। कुछ और क्वेश्चन रह गए थे, लास्ट के कुछ अध्याय रह गए थे जिनके दोस्तों हमें 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर कवर करने हैं। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। देखो पार्ट 2 में तो सामने क्या है, अध्याय 11 तक हमारे कंप्लीट हो गए। अध्याय 12 से हमें कवर करना है। कांग्रेस प्रणाली से देख लेते हैं। अध्याय आपका 12, 13, 14, 15 इन अध्याय के आपके प्रश्न रह गए थे, तो उस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो दल बदल क्या है, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, तो हाई चांस है कि आपका 26 में आ जाए, तो तैयार करके रखिएगा। दल बदल क्या होता है, सिंपल नाम है दल बदल। ओके, कि अगर आप एक दल में रहकर उस दल से जीत जाते हैं, फिर किसी लालच के कारण या किसी अन्य कारण से आप क्या दूसरे दल में चले जाते हैं, तो ये दल बदल कहलाता है। एग्जाम्पल ये समझ लीजिए कि आपको कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल जाती है, आप कांग्रेस पार्टी से क्या चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। जीतने के बाद आप क्या करते हैं, फिर क्या है कुछ समय बाद आपको अगर मान लीजिए भाजपा आपको लालच दे दे कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, मेरे पास आ जाओ, इस बार से मैं आपको बता रहा हूँ कि तो आप उसके लालच, पैसों की लालच में आप क्या है कांग्रेस छोड़कर क्या है भाजपा में चले गए, तो ये कहलाएगा आपका दल बदल। ओके, इस प्रकार से तो जब कोई जनप्रति किसी दल विशेष का चुनाव चिन्ह से लड़कर विजयी हो जाता है, तो अपने स्वार्थ के लिए अथवा किसी अन्य कारण से अपने मूल दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है, तो इसको क्या है दल बदल कहा जाता है। बिल्कुल, बाकी लिखना किस तरीके से ये है, ओके, समझाने के लिए बाकी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश को कौन सी दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो लाल बहादुर शास्त्री के समय देश को 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहला विफल मानसून, सूखा, गंभीर खाद्य संकट की चुनौती। बहुत ज्यादा मानसून सही नहीं रहा तो सूखा आया, जिससे क्या है खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। इसके साथ ही भारत द्वारा 1965 में पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा। यानी 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। तो ये समस्याएं, चुनौतियां ही भारत के सामने। सिंडिकेट कैसे कहते हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम देखिए 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, तो आपका 26 में आ सकता है। 22, 23, 24 लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, एकदम प्योर सिलेक्टेड में क्वेश्चन बता रहा हूँ, अच्छे से दोस्तों आप तैयार करते जाइएगा। तो 22 में आया, 23 में आया, 24 और 26 में आपके आने के हाई चांस है। सिंडिकेट बिल्कुल सिंपल आपका आंसर दिया हुआ है, कांग्रेसी नेताओं का एक प्रभावशाली समूह जो औपचारिक रूप से सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है, जिसने श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सिंडिकेट क्या था, वो कांग्रेस के जो प्रभावशाली नेता थे उनका जो समूह था, उन्हें औपचारिक रूप से सिंडिकेट कहा जाता था। और जो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि बाद में क्या किया, इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट से अलग हो गई। उन्हें लगा कि सिंडिकेट ने मुझे प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि सिंडिकेट मुझे क्या है प्रधानमंत्री पद से उतार दे, इसलिए उनसे बिल्कुल अलग हो गई इंदिरा गांधी। ओके, नेक्स्ट आया राम गया राम जुल्मी से किससे जोड़ा जाता है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली कहानी, लेकिन अभी तक एग्जाम में देखने को नहीं मिली है। ओके, पढ़ के आपको रखना, इंपॉर्टेंट आ सकता है। आया राम गया राम का जो किस्सा है 1967 के बाद का समय का है। गया लाल नामक एक व्यक्ति हरियाणा के पलवल जिले से हसनपुर विधानसभा से क्षेत्र विधायक उसने चुनाव लड़ा। गया नाम का जो एक व्यक्ति था, उसने हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा। इन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल दी। एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल दी। कांग्रेस को छोड़कर पहले वो यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर उसके बाद कुछ देर बाद कांग्रेस में वापस आ गए, फिर करीब 2 घंटे बाद पुनः यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, फिर बाद में फिर कांग्रेस में पुनः वापस आ गए। इसलिए आया राम गया राम कहा जाता है। ओके, पार्टी को छोड़ा, पहले कांग्रेस वाली को यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर यूनाइटेड फ्रंट दोबारा आ गए, फिर तो छोड़ के फिर कांग्रेस में गए, तो इसलिए इन्हें कहा आया राम गया राम, ये वाली ये कहानी चलन लगी। ओके, नेक्स्ट 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। पहले 1960 का दशक यानी 1960 से 1970 का समय। अगर मैं कहूँ 1940 का समय, 1940 का दशक, तो 1940 का दशक यानी 1940 से लेकर 1950 का। ओके, अगर मैं कहूँ 2010 का दशक यानी 2010 से लेकर 2020 तक का, इस बार से ये कहलाता दशक का मतलब। तो 1960 यानी 1960 का दशक यानी 1960 से 1970 का जो समय है, उसे खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। तो खतरनाक दशक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिली। ओके, जो हमें सब समस्याएं थी या दुखों का सामना करना पड़ा, वो आपको यहाँ मेंशन कर देना। जिस तरीके से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ये मैंने आपका एमपी बोर्ड का तरीका है, यानी एमपी बोर्ड ने ये आंसर दिया है, मैंने एमपी बोर्ड के सॉल्यूशन से ही ये लिया हुआ। ओके, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों, देखो 1962 में क्या हुआ, भारत चीन का युद्ध हुआ।
1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई और फिर देश में गया व्याप्त खाद्य संकट। मतलब लगातार 62, 64, 65, 66 हर साल क्या है, मतलब 10 सालों में लगातार हर साल क्या है देश को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। जिस तरीके से मैंने आंसर दिया इस तरीके से आप लिखते तुरंत आपको नंबर मिलेंगे। एकदम बहुत ही मतलब एनालिसिस करके आपका ये आंसर दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीवी पर से क्या अभिप्राय है। अभी आपका 2025 में आ चुका है। भूतपूर्व राज महाराजा को दिए जाने वाले विशेष भत्ते को क्या है, प्रीवी पर्स कहा जाता है। ओके, तो जो भूतपूर्व राजा महाराजा थे उन्हें एक प्रकार का भत्ता दिया जाता था, प्रीवी पर्स कहा जाता था। और ये क्यों दिया जाता था, जब देश आजाद हुआ। ओके, तो उसके बाद जब रियासतों का विलीकरण हुआ, रियासतों का विलीकरण किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। जब रियासतों का विलीकरण हुआ तो उन्हें कहा गया कि अब हम राज दे देंगे। तो राजा कह रहे थे कि ये राज तो दे देंगे, फिर हमारा भरण पोषण कैसे हुआ, तो विशेष प्रकार को भत्ता दिया जाएगा, इनको ये दिया गया। ओके, बाद में कुछ समय बाद ये समाप्त कर दिया गया था। जैसे चौथे आम चुनाव कब हुए, इन चुनाव के पश्चात केंद्र सरकार में किसी सरकार बनी, तो चौथे आम चुनाव हुए तो 1967 में, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो आपको छोड़ देना है। ओके, बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट राम मनोहर लोहिया कौन थे, तो राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसवाद के जनक है। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, गैर कांग्रेसवाद के जनक कौन थे, तो राम मनोहर लोहिया। उन्होंने उनके अथक प्रयासों की वजह से 1967 में कई राज्यों में कांग्रेसी पराजय हुई। राम मनोहर लोहिया कांग्रेस के पीछे एकदम पड़ गए थे और इन्हें लगातार प्रयास किया, तब जाकर 1967 में कई राज्यों में क्या है कांग्रेसी पराजय हुई थी। नेक्स्ट है 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार ने किन कारणों से लोकप्रिय हुई है, तो 1970 का दशक यानी 1970 से 1980 का समय था, उसमें इंदिरा गांधी की सरकार एकदम प्रसिद्ध हो गई। तो क्या कारण थे, तो इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव अभियान में सार्वजनिक क्षेत्र में समृद्धि, ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा की परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति की, पीवी पर्स की समाप्ति पर जोर दिया। उन्होंने ये सब कार्य की, प्रीवी पर्स की समाप्ति यानी राजाओं को जो विशेष पर भत्ता दिया जा रहा था वो समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही मेन जो पॉइंट है, गरीबी हटाओ का नारा दिया। और ऑब्जेक्ट में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी ने क्या गरीबी हटाओ का नारा दिया। और इसके साथ ही भूमिहीन किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं, बेरोजगार नौजवानों को लुभा कर अपने समर्थन हासिल करने की पूरा करने की कोशिश की है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1971 और 72 के पश्चात भारत सरकार के समक्ष आई किन्हीं दो समस्याएं। 71-72 में क्या हुआ, बांग्लादेश संकट के कारण अर्थव्यवस्था में भारी दबाव, जिसके कारण क्या कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति हुई। अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या बंद कर दी गई। अब देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में बात करें तो इतना सारे मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि इतना सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, बस भैया 4-5 क्वेश्चन बता दो, नहीं से पेपर में आ जाए। तो देखिए 2 नंबर में ऐसा है कि पॉलिटिकल साइंस की पूरी नंबर देखा, थ्योरी आप एनसीईआरटी बुक देखिए तो बहुत सारी थ्योरी दी हुई है। तो मैंने हर प्रकार का एनालिसिस करके, अब जो जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको गाइडों में भी नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन गाइडों में नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मैं एनालिसिस करके मैंने एनसीईआरटी बुक से और भी चीज़ों देखकर ये क्वेश्चन आपको यहाँ बता रहा हूँ। ओके, तो ये मुझे विश्वास है कि अगर आप मेरे साथ पूरा ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपका एग्जाम में नींव से आएगा और आपसे बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 नंबर के तो फिक्स नहीं कहा जा सकता है, 2 नंबर का टीचर कहीं से भी टॉपिक से क्वेश्चन बना सकता है। ओके, लेकिन 3 और 4 नंबर में आगे की वीडियो में आप देखेंगे मैं प्योर सिलेक्टेड आपको बताऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, प्योर सिलेक्टेड रहेगा। लेकिन 2 नंबर एकदम फिक्स कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम क्या ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 1967 के चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूचाल क्यों कहा जाता है, तो 1967 के चुनावी परिणामों में कांग्रेस को राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर जोरदार झटका मिला। उसके मत प्रतिशत और सीटों में क्या भारी गिरावट आ गई। 1967 के चुनाव का जो परिणाम देखला उसमें देखा कि कांग्रेस की जो सीटें हैं उसमें काफी ज्यादा गिरावट आ गई, इसलिए इसे राजनीतिक भूचाल कहा जाता था। गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं, तो पहले तो आपको याद रखना है गैर कांग्रेसवाद की जो विचारधारा किसने दी, राम मनोहर लोहिया। तो कांग्रेस को सत्ता से अलग करने के लिए समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तुत की गई विचारधारा गैर कांग्रेसवाद के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हमारा अध्याय लोकतंत्र वाला से देख लेते हैं। तो अध्याय 13 हमारा, ओके, मतलब मैं अध्याय 13 कह रहा हूँ तो ये दूसरी पुस्तक से आप हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्या डायरेक्ट अध्याय बता रहा हूँ। फिर अध्याय 7 तक आपका वैश्वीकरण तक पहली बुक थी, फिर अध्याय 8 है जो आपका ओके जो आपका दूसरी पुस्तक में अध्याय 1 है, मैं उसे क्या है अध्याय 8 बोलता हूँ, क्रम से तैयारी कर रहे हैं। लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चयन करती है और ये प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं और जनता की इच्छा तक अपने पद पर रहते हैं। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, जहां ज्यादा समझने की बात होगी यहाँ समझा दूंगा डायरेक्ट, बाकी जो फैक्ट वाले होंगे नॉर्मल पढ़ते जाएंगे। 1974 के बिहार छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने क्या शर्त थी, तो उनकी शर्त थी कि तत्कालीन राज्य सरकार इस्तीफा दे दे, उनकी राज्य सरकार इस्तीफा दे दे। जैसे आपातकाल के बाद भारत में क्या बदलाव आए, जब आपातकाल के बाद भारत में क्या क्या बदलाव देखने को मिले, जैसे आपातकाल के बाद क्या है
भारत में जनता पार्टी जो अभी तक सत्ता में कायम थी को पछाड़कर बहुमत से सत्ता में आई। कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 में समझ गई। क्यों समझ गई? पहले कांग्रेस, जब हम पढ़ के आ रहे जस्ट अभी हमने पढ़ा कि कांग्रेस का एकदम प्रभुत्व था, कांग्रेस जी की पूरी सीटों में जीती थी, लेकिन आपातकाल में क्या है, जो लोगों को क्या है बहुत ज्यादा समझ लीजिए अत्याचार से लगे, ओके, इसलिए क्या है उन्होंने क्या है कांग्रेस को हरा दिया, ओके। कांग्रेस की सभी सीटों पर हार हुई गई और जहाँ 350 से सीटें जीती थी वहाँ 173 में सिमट गई। 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। स्वयं इंदिरा गांधी और संजय गांधी चुनाव हार गए। इस चुनाव के बाद मोरारजी देसाई क्या प्रधानमंत्री बने। नौकरशाही क्या है? तो नौकरशाही उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत सरकारी कार्यों का संचालन एवं निर्देशन उन व्यक्तियों के हाथों में होता है जो प्रशासन द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यानी जो IAS है, डिप्टी कलेक्टर होते हैं, ओके, ये सब क्या नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। यानी सरकारी कार्यों को चलाने के लिए व्यक्तियों को चुनना और उनके प्रशासन की शक्ति देना वो नौकरशाही के अंतर्गत रहता है। एकात्म मानवतावाद क्या है? तो एकात्म मानवतावाद दर्शन मानव जीवन को संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र संबंध का दर्शाता है। इसका पूर्ण विवेचन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया था। एकात्म मानवतावाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्गदर्शक दर्शन है। नेक्स्ट है 1975 आपातकाल की घोषणा के पश्चात सेमिनार और मिनिस्ट्रीट जैसी पत्रिकाएं छापना क्यों बंद हो गई? सिंपल है, 1975 का जैसे आपातकाल की घोषणा हो गई तो आपातकाल की घोषणा के बाद पेज सेंसरशिप लग गया, जैसी पत्रिकाएं छपना बंद हो गई, क्योंकि इन पत्रिकाओं को सेंसरशिप को मानने की बजाय अपने अपने प्रकाशकों को बंद करना अपेक्षाकृत बेहतर समझा। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो पत्र पत्रिकाएं छापा जाएगा, जो भी आर्टिकल, उन पर से सरकार का नियंत्रण होगा। यानी सरकार, पहली बात, सरकार की निंदा करना मना होगा, सरकार की आप बुराई नहीं कर सकते हैं और सरकार जो चाहेगी उसे छापना पड़ेगा। और कुछ अपने मन से छाप रहे तो पहले सरकार को दिखाओ, यानी मतलब सरकार के अनुसार ही यहाँ को छापना पड़ेगा। मतलब जो स्वतंत्रता की आज़ादी थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, उस पर क्या है रोक लग जाती है। इसलिए इन जो आपका सेमिनार और मिनिस्ट्री है, उन पत्रिकाओं ने सोचा कि अगर सरकारी के अनुसार अब काम करना है तो इससे अच्छा कर ही ना, पत्रकारिता में मतलब ही क्या हुआ, पत्रकारिता का मतलब ही क्या हुआ, इससे अच्छा बंद ही कर दो, ओके। तो इनके प्रकाशन बंद कर दिया। नेक्स्ट, आपातकाल के समय 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है? तो ये दिया हुआ आपातकाल के समय 20 सूत्री कार्यक्रम, यानी 20 सूत्री कार्यक्रम में यानी कौन कौन से पॉइंट है आपातकाल के समय, वो आपको यहाँ बताना है। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है समझाइए, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखना है, लेकिन वो चैप्टर ही है हमारा, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट ही चैप्टर ही है, तो ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। 1975 में लगे आपातकाल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ने से विभिन्न चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गईं तथा औद्योगिक विकास की दर बहुत कम हो गई। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। सरकार ने खर्चों कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को वेतन रोक दिया। ऐसी स्थिति को ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट कहा जाता है। तो जब आपातकाल लग गया देश में तो इससे क्या हुआ, पूरे खाद्य पदार्थ हैं उनमें क्या तेजी में तेल की कीमतें बढ़ गई, उसके साथ ही बहुत चीज़ें महंगी हो गई और जो औद्योगिक विकास है वो भी कम हो गया। शहर और गांव में क्या बेरोजगारी बढ़ने लगी। सरकार के खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारी को वेतन भी रोक दिया गया। इसी के लोकतांत्रिक व्यवस्था संकट कहा जाता है। सन 1974 में बिहार में किसने और क्यों आंदोलन किया? तो बिहार में आंदोलन किया था जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बिहार के छात्रों द्वारा राज्य सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया। यह एक राजनीतिक आंदोलन था। इसका नेतृत्व दिग्गज गांधीवादी व समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने किया था। निवारण नजरबंदी क्या है? MP बोर्ड एग्जाम 25 में क्वेश्चन था। तो निवारण नजरबंदी निवारक निरोध का मतलब है किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दोष सिद्ध के लंबे समय तक हिरासत में रखना। इसका मकसद किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोकना होता है। यानी निवारण नजरबंदी में केवल आपने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी हमें शक है कि आप आगे चलकर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, अगर मतलब शक के तहत हम क्या है बंदी बना लेते हैं, तो निवारण नजरबंदी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन क्या है? MP बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो पढ़ के रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन क्या है? तो 42वां संविधान संशोधन यह है संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा, तो संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा संसद के माध्यम से कराया गया था। इसमें देश की विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष करना, और ये सब पॉइंट हुए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपातकाल के दौरान चुनाव को एक साल के लिए स्थगित किया जाना इस बार से दिया। 42वां संविधान संशोधन किया गया जी, तो आप तैयार कर रखिएगा। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? इसकी प्रमुख मांग क्या थी?
तो 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया और उनकी मांग रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस आदि से जुड़े मामले में थी। पे सेंसरशिप क्या है, एमपीओडिज्म चॉइस में आ चुका है, तो रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखिएगा। आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत सरकार ने प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों को कुछ छापने से पहले क्या है, सरकार की अनुमति लेना आवश्यक था। इसे कैसे पे सेंसरशिप के नाम से जाना जाता था, समझ गए होंगे, सिंपल, पहले ही बता दिया है। गुरिल्ला युद्ध किसे कहते हैं? गुरिल्ला युद्ध की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो चंद लोगों द्वारा विशाल सैन्य की शक्ति के खिलाफ छिपकर लड़ने की युद्ध नीति, यानी जो जैसे मान लीजिए लाखों की संख्या में आपके शत्रु हैं, लेकिन आप तो आपकी जो टीम है उसमें क्या 10-15 लोग हैं, अब उनसे हमें युद्ध लड़ना है, छिप छिप कम क्या धीरे धीरे करके क्या अपने शत्रु को मारते जाएंगे। तो छिपकर जो युद्ध करने की नीति होती है गुरिल्ला युद्ध कहलाता है। मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी की क्रांति करने हेतु इस रणनीति को अपनाया। आंतरिक अशांति की दशा में उद्घोषित आपातकाल के दो प्रभाव, तो इसमें क्या होता था, संसद के सभी कार्य स्थगित रहते हैं और प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी जाती है। प्रतिबद्ध नौकरशाही किसे कहते हैं? तो लोक सेवकों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण सत्ताधारी दल द्वारा किया जाना आता है। उन्हें उनकी विचारधारा नीतियों के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन करना पड़ता है, जिसे क्या है, प्रतिबद्ध नौकरशाही कहा जाता है। यानी यही समझ लीजिए, लोकसभा की नियुक्ति और स्थानांतरण सत्ताधारी दल द्वारा किया जाता है। आईएएस है, डिप्टी कलेक्टर हो जाते हैं, ओके, ये आपके समझ लीजिए तहसीलदार लोग हैं, तो ये क्या है, ये तो ये लोक सेवा के, ओके, और ये किसके अधीन है? सरकार के अधीन होकर के क्या काम करते हैं, इनकी नियुक्ति भी सरकार द्वारा होती है, ओके। और अगर आईएएस डिप्टी कलेक्टर कुछ करना चाहे तो सरकार के विचारधारा के अनुसार ही करना चाहिए। अगर अपने से करेंगे तो फिर उनका ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर उनका क्या है, ओके, मुख्य रूप से तो उनका ट्रांसफर ही होता है आईएएस का, डिप्टी कलेक्टर वगैरह का, या फिर उन्हें क्या नौकरी से भी निकाला जा सकता है, लेकिन मेन रूप से उनका क्या है, ट्रांसफर ही किया जाता है, मतलब सरकार के अकॉर्डिंग न चले, ओके, मतलब इन्हें परेशान फिर होने लगते हैं। जैसे संवैधानिक व्यवस्था का संकट का क्या अर्थ होता है? तो जब थोड़ा एक कम इंपॉर्टेंट वाला आपका, जन समुदाय को कोई संगठन संवैधानिक प्रावधानों की वैधता का प्रश्न चिन्ह लगता है तथा उनके प्रयोग बतलाकर उनका प्रबल विरोध करता है, तब इसे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, जनता पार्टी के कौन कौन से दल सम्मिलित थे और उनका विघटन क्यों हुआ? जनता पार्टी में 5 दल, कांग्रेस संगठन, जनतंत्र संघ, जनसंघ हो जाएगा, लोक दल, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी सम्मिलित थी, और जनता पार्टी यह पार्टी हो जाएगा का विघटन परस्पर उनके मतभेदों के फलस्वरूप हुआ। जेसी साय आयोग का रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी गई? तो साय आयोग ने 3 चरणों में अपनी 525 पृष्ठीय रिपोर्ट तत्कालीन जनता सरकार को पेश की, जिसमें अंतिम रिपोर्ट 6 अगस्त 1978 को प्रस्तुत की गई। जनता सरकार ने 16 जुलाई 1969 को पदच्युत होकर उपरांत यह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। क्योंकि कम इंपॉर्टेंट नॉर्मल पढ़ के रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा रहने वाला है, आपातकाल लगाते समय केंद्र सरकार ने कौन कौन से तर्क दिए। इंपॉर्टेंट एमपीओ चॉइस क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका रिपीट हो सकता है। आपातकाल के पक्ष में केंद्र सरकार ने तर्क दिए, क्या क्या तर्क दिए कि विरोधी दलों द्वारा पुलिस और सरकारी कर्मचारियों के आह्वान की वे सरकार आदेशों का पालन न करें, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल से देश की संपूर्ण व्यवस्था ठप होना, न्यायपालिका द्वारा सरकार को कार्य करने में अवरोध उत्पन्न करना। ये उन्होंने कहा, मतलब सरकार ने ये दिया कि आपातकाल, अगर सरकार से पूछा गया आपातकाल क्यों लगाया, तो उन्होंने ये तर्क दिए थे, तो वो आपको याद करके रखना है। फिर दोस्तों हमारा अध्याय आ जाता है 14 क्षेत्रीय आकांक्षा वाला, वहां से इंपॉर्टेंट देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, लिखिए। 2022 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका, तो रिपीट हो सकता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सैन्य बलों द्वारा 3-6 जून 1984 को अमृत पंजाब में स्थित हरमंदिर साहिब परिसर यानी स्वर्ण मंदिर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडेवाला और उसके अनुयायियों से मुक्त कराने के लिए चला गया अभियान था। यानी जो भिंडेवाला था उसने जो स्वर्ण मंदिर था उसको क्या घेर लिया था, उसे कब्जा कर लिया था। तो उसके कब्जे से छुड़ाने के लिए जो सरकार ने ये ऑपरेशन चलाया उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। ओके, और डेट भी आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन देखिए, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। कौन सा क्वेश्चन है? भारत के किस क्षेत्र को 7 बहनों कहा जाता है, या पूर्वोत्तर भारत की कौन से राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है? लगातार क्वेश्चन आया तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो 7 बहनों के आपको नाम तैयार करना है, किन राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पूर्व भारत में सक्रिय रहे किन्हीं 2 अलगाववादी संगठन के नाम बताना है। तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और मिजो नेशनल फ्रंट। कम इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखना है। मिजोरम की समस्या का समाधान के लिए कब समझौता किया गया? समझौते के पश्चात कौन वहां के मुख्यमंत्री बने?
तो आपको तैयार रखना है। मिजोरम की समस्या के समाधान हेतु 1986 में समझौता हुआ। समझौते के पश्चात लाल डेंगा वहाँ के मुख्यमंत्री बने। तो लाल डेंगा कहाँ के मुख्यमंत्री, लाल डेंगा का संबंध किससे है? मिजोरम के प्रधानमंत्री से। याद रखिएगा, इस टाइप का आपको जोड़ी में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है? एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में पारित किया गया, जिसमें पंजाब को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार करने की बात की गई। आनंदपुर साहिब में प्रस्तुत इस प्रस्ताव में संघीय सरकार को पर राष्ट्र संबंध, मुद्रा, रक्षा और संचार जैसे प्रमुख दायित्व अपने पास रखने के हुए शेष अधिकार राज्य को दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रीवियस में आ चुका, तो आपको तैयार करके रखिए, ये वाला छोड़ दीजिएगा आपके। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय अखंडता के क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय अखंडता के बारे में दिया है कि विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले देशवासी, विभिन्न धर्मावलंबी, विभिन्न जातियों के लोग संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर संपूर्ण देश की भलाई की जब विचार करें तथा विपत्ति के समय तन मन धन से देश की सुरक्षा और कल्याण में तत्पर रहें, तो ये कहलाता हमारा राष्ट्रीय अखंडता। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग मानी जाती हैं। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद आपको तैयार रखना है। क्षेत्रीय असंतुलन क्या है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर ही क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में। तो यहाँ से आपका आ सकता है कि क्षेत्रीय असंतुलन क्या होता है, कि भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों का विकास एक जैसा नहीं है। यानी कुछ राज्यों में आर्थिक विकास बहुत अधिक है, वहाँ के लोगों को जीवन स्तर ऊंचा है, जबकि कुछ राज्यों का विकास बहुत कम है और वहाँ के लोगों का स्तर भी क्या निम्न है। यानी क्या सरकार को द्वारा, जैसे केंद्र सरकार है तो कुछ राज्यों में मान ली योजना चला, कुछ राज्यों में न चला, तो भेदभाव हो जाएगा। सरकार की राज्य सभी समान है, तो इसलिए क्या क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इससे आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्षेत्रवाद और पृथकवाद में अंतर तैयार करना है। तो क्षेत्रवाद और पृथकवाद में अंतर। क्षेत्रवाद का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष लोक संस्कृति हेतु और भाषा आदि को प्राथमिकता देने में विश्वास करता है और इसके लिए वह सक्रिय रहता है, जबकि पृथकवाद किसी राज्य, क्षेत्र, देश से पूरी तरह से अलग करके यह प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने की प्रेरणा बल देता है। ओके, क्षेत्रवाद पृथकवाद हो जाता है। केंद्र शासित राज्यों के नाम आपको तैयार कर लेना है। क्षेत्रवाद की राजनीति का क्या अर्थ है ये देखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा रहने वाला है आसू क्या है। ओके, तो एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो पढ़ के रखना है। आसू असम का एक छात्र संगठन है। ओके, और इसके 1979 में ऑल असम स्टूडेंट्स ऑफ यूनियन आसू ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया था। 1980 के दशक के स्वायत्तता की मांग के रूप में क्यों देखा जाता है? तो इस दशक में स्वायत्तता की मांग को लेकर हुए आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार उठाए। सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। इस क्रम में राजनीति और चुनावी प्रक्रिया के अवरुद्ध हुई। इसलिए 1960 के दशक को क्या स्वायत्तता की मांग के रूप में देखा जाता है। तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा सबसे लास्ट अध्याय है, अध्याय 15, लास्ट वाला अध्याय 15 का है। क्रम से अगर दोस्तों हम देख रहे हैं तो लास्ट अध्याय 15। ओके, तो जिसमें आपका भारतीय राजनीति में बदलाव वाले अध्याय से देख लेते हैं। किन मुद्दों पर भारतीय राजनीतिक दलों में लगभग सहमति है? तो देखिए, नई आर्थिक नीति और पिछड़ी जातियों का पर्याप्त आरक्षण, ऐसे दो मुद्दे हैं। ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर क्या सभी भारतीय राजनीतिक दलों का लगभग सहमति है। यानी जैसे कौन सी, मतलब दो टॉपिक हैं जिन पर जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं वो सभी सहमत हैं। जैसे केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को संसद में कब प्रस्तुत किया? तो 30 अप्रैल 1981। सन 1989 और 90 के बाद भारतीय राजनीति में हुए बदलाव का वर्णन कीजिए। 1989 भारतीय राजनीति 1989 में कि हुए प्रमुख घटनाओं का आपको वर्णन करना है। तो ये आपकी घटनाएं दी हैं, दोनों आपको तैयार कर लीजिएगा। इसमें मंडल मुद्दे का उद्देश्य इसमें प्रमुख रहने वाला है। इसके साथ ही 1989 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, ये आपको देखिए रखिएगा। अभी ऐसे क्वेश्चन है कि आपको गाइडों में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो हमने कवर किया है। अन्य पिछड़े वर्ग का क्या अर्थ है? ऐसे लोगों का वर्ग जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। कांग्रेस प्रणाली क्या है? कांग्रेस की एक दलीय प्रभुत्व के कालखंड में कांग्रेस के भीतर ही राजनीति चलती थी। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस के शासक और विपक्षी दल दोनों की भूमिका निभाई गई। इसी कारण भारतीय राजनीति को, इस खंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। वाम सेब क्या है? तो वाम सेब का पूरा नाम दिया हुआ है, तो फुल फॉर्म मतलब यहाँ आपको तैयार करके रखिएगा। पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं? एग्जाम 23 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, तो पढ़ के आपको रखना है, रिपीट हो सकता है। तो जब अनेक राजनीतिक दल एक मोर्चा या गठबंधन बनाकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार गठित करती है, इस गठबंधन सरकार कहा जाता है। इसमें किसी एक दल का प्रभुत्व कम होता है। यानी सिंपल बात है कि अगर सरकार चलानी है, सरकार चाहिए तो इतनी लगभग इतनी सीटें चाहिए पड़ेंगी, ये फिक्स रहता है। अगर कोई भी ऐसी पार्टी कोई भी उतनी सीट प्राप्त नहीं कर पाती है तो फिर क्या है, जो पार्टियां होती है वो मिलकर क्या है सरकार बनाती हैं, जैसे क्या गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। मंडल आयोग की 2 सिफारिश लिखी है, एग्जाम 23 में आ चुका है, 25 में आ चुका है, कम चांस है। बाकी आपको मंडल आयोग के बारे में जरूर तैयार कर रखिएगा। इसी सिफारिश कौन कौन सी ये सिफारिश दी हुई है तो पढ़ लीजिएगा। इसके आगे भी आपकी ये सिफारिश दी हुई तो भी आपको देख लीजिएगा।
आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ओके, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले महत्वपूर्ण है, ओके, इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से नॉलेज स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ज्वाइन कर लेना है। ओके, पॉलिटिकल साइंस की वैसी फीस बहुत कम है और जैसे ही दोस्तों आप पॉलिटिकल 80 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, सीधे आपको 100 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, यानी नाम आपकी फीस पर आपको क्या कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। कोर्स से क्या फायदा होगा कि पीडीएफ मटेरियल रहेगा। ओके, वीडियो में थोड़ा टाइम लग जाता है, आप जानते हैं वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। जबकि अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो एक साथ पूरा आपको मटेरियल मिल जाएगा, अपने हिसाब से आप तैयारी कर पाएंगे। ओके, अपने हिसाब से उसमें ऑलरेडी पहले से वीडियो दी हुई, तो उससे देखकर समझ सकते हैं और चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट दिए हुए, ऑब्जेक्ट दिए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो आप कोर्स ज्वाइन कर जरूरी है, पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो अपने हिसाब से आप पढ़ पाएंगे, बार बार रिवीजन कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रीमी लेयर क्या है, तो पिछड़े वर्ग में जिन लोगों को उच्च सामाजिक और आर्थिक स्तर प्राप्त हो चुका है उन्हें क्रीमी लेयर या संपन्न वर्ग कहा जाता है, यानी जो एसटी ओबीसी के भी हैं, लेकिन लेकिन अब उन्होंने क्या है, उनका जो जीवन स्तर है वो बढ़ चुका है। ओके, वो थोड़ी धनी वर्ग में आने लगे हैं, पैसे वाले हैं, तब वो आपको क्रीमी लेयर कराएंगे। नेक्स्ट, गठबंधन सरकार की प्रमुख राजनीतिक समस्या क्या है, तो गठबंधन जो राजनीति होती है इसकी विचारों की एक रूपता नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि अब कई सारी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है, तो कोई पार्टी की अलग विचारधारा, कोई पार्टी की अलग विचारधारा, इसलिए इसमें क्या है, एक रूपता नहीं आ पाती है। गठबंधन सरकारें अस्थायी, कम गतिशील और खतरे में लटकी हुई तलवार के नीचे कार्य करती हैं। नेक्स्ट है, गठबंधन सरकारें एक दलीय सरकारों की तुलना में किस प्रकार अधिक लोकतांत्रिक हैं, तो ये 2 पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है। लोकतंत्र को बढ़ावा, अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व, इन पॉइंटों के माध्यम से इस बात को समझाया जा रहा है। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति के सिद्धांत पर आधारित है, तो भारत की लोकतांत्रिक राजनीति इस सिद्धांत पर आधारित है। सभी धार्मिक समुदाय किस भी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल धार्मिक समुदाय पर आधारित दल नहीं होगा, यानी यहाँ धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। बाकी असलियत में धर्म की राजनीति चलती है, बाकी कहा जाए तो यहाँ कोई भी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होगी। मंडल आयोग क्या है, 2024 में आ चुका है, 2025 में आ चुका है, तो मंडल आयोग के बारे में पढ़ के रखिएगा कि 1978 में केंद्र सरकार द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया, जिसे मंडल आयोग कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए उपाय बताना था। इस प्रकार से हमने कहा 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण उत्तर कवर कर लिए हैं। ओके, अब 3 नंबर वाले हम देखेंगे और 4 नंबर वाले देखेंगे। इसके साथ ही वस्तुनिष्ठ भी आपको क्रम से बताने का प्रयास करूंगा और अपने हिसाब से भी आप तैयारी करते जाइएगा। 12th पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे आकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।